Hello and welcome to the YouTube channel All About Bridges. इस वीडियो में आज हम RDSO स्टैंडर्ड फुल्ली वेल्डेड बो स्ट्रिंग गर्डर्स जो कि RDSO ने स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं के बारे में सीखेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम इसके जनरल अरेंजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जनरल अरेंजमेंट मतलब इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्या सेक्शंस होते हैं और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इसके बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। बेसिकली इस पर्पस से हमने एक 3D मॉडल बनाया है जो कि बेसिकली ड्राइंग नंबर 10434 पे बेस्ड है। ये 60 मीटर क्लियर स्पैन बो स्ट्रिंग गर्डर का 3D मॉडल है जो कि बेसिकली 2 लेन अरेंजमेंट के लिए होता है। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि इसके जो क्रॉस गर्डर्स हैं उसमें एक स्लोप है एक तरफ। तो बेसिकली ये जो स्लोप है ये इसलिए है क्योंकि ये इस तरह के जो बो स्ट्रिंग गर्डर्स हैं हमारे, इनको हमें ट्विन अरेंजमेंट्स में देना होता है। ट्विन अरेंजमेंट का मतलब है इसको हम 4 लेन में लगाना है तो 2+2 इस अरेंजमेंट में इसको हम देंगे। 6 लेन में लगाना है तो 3+3 लेन अरेंजमेंट ट्विन अरेंजमेंट में हम इसको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इसमें वन साइड स्लोप रहता है। तो शुरू करते हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो है बॉटम लॉन्जिट्यूडनल बीम। ये बॉटम लॉन्जिट्यूडनल बीम बेसिकली एक हॉलो ट्यूबुलर सेक्शन की बनी हुई होती है जिसको बाद में एंड्स पे क्लोज करना ज़रूरी होता है ताकि वाटर इनग्रेस ना करे। वो किसी भी कंपोनेंट के लिए ज़रूरी है, बो स्ट्रिंग गर्डर के, उनको हम एंड में कभी भी एक्सपोज्ड नहीं रखते हैं, हमेशा एक कवर प्लेट लगाकर वेल्ड करके बंद कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें ड्राइंग्स में दिखाई भी गई हैं ताकि कोई किसी की तरफ से कोई कमी की गुंजाइश ना बचे। तो बेसिकली ये एक बिल्ट अप ट्यूबुलर सेक्शन है और ये जिस तरह से प्लेट्स हमारी आती हैं तो एक प्लेट की जनरली जो मैक्सिमम लेंथ आती है वो 12.5 मीटर के आसपास आती है। तो उसी के हिसाब से हमने इसमें स्प्लाइस अरेंजमेंट्स शो किए हुए हैं। ये स्प्लाइस अरेंजमेंट ऐसे होते हैं कि ये चारों तरफ, चूँकि ये बॉक्स सेक्शन है तो चारों तरफ ही इसमें हमें प्लेट्स लगा के इनकी स्प्लाइसिंग करनी होती है। स्प्लाइसिंग करने के बाद जो ये कॉर्नर्स बचते हैं इन कॉर्नर्स की भी वेल्डिंग कर देनी होती है ताकि वाटर इन्ग्रेशन के चांसेस जीरो हो जाएं। और ड्राइंग में इन स्प्लाइसेस की लोकेशंस बेसिकली एग्जैक्ट नहीं दिखाई जाती है। ड्राइंग में 1 मीटर के अराउंड का एक जोन दिखाया जाता है। स्प्लाइस की लोकेशन हमारी उसके अंदर रहनी चाहिए। इस तरीके से ड्राइंग में अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। वो इसलिए है कि हमारा जो स्टील प्लेट्स का वेस्टेज कम से कम हो, यानी कि हमारा नियर बाई लेंथ में जो भी स्टील प्लेट कट अवेलेबल है उसको हम इसमें यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारा पहला मेंबर है। इस मेंबर से आकर कनेक्ट होता है टॉप आर्च, जो कि बेसिकली एक आर्च की शेप में हमारा मेंबर रहता है। ये टॉप आर्च जाकर जुड़ती है बॉटम कॉर्ड से और ये मिलके एक डी टाइप का सेक्शन बनाते हैं, डी शेप का सेक्शन बनाते हैं। इस तरह के 2 डी हमारे एक बो स्ट्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आरडीएसओ स्टैंडर्ड बो स्ट्रिंग गर्डर में बेसिकली जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे फैब्रिकेशन वर्कशॉप में वेल्ड करके बनाए जाते हैं और उनको साइट पे असेंबल भी वेल्डिंग से ही किया जाता है। तो इस अब आते हैं वापस हम इस टॉप आर्च में। सो टॉप आर्च भी बेसिकली एक स्टील प्लेट से सीधा कट करके इसके सेक्शन को बनाया जाता है। ये भी एक ट्यूबुलर हॉलो बॉक्स सेक्शन होता है और इसमें भी हमने जगह जगह पर स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके जंक्शन पॉइंट की, यानी L0 जॉइंट की। तो बेसिकली ये जो जंक्शन पॉइंट होता है ये मोनोलिथिक ही बनाया जाता है और एक कंपोनेंट के रूप में वी शेप में ये एक कंपोनेंट के रूप में बनके फैब्रिकेशन वर्कशॉप से आता है जो कि आरडीएसओ अप्रूव्ड होती है। तो ये बेसिकली
मोनोलिथिक होता है। और इसके बाद जो यहाँ पर टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड जहाँ पे मिल रहे हैं, इन दोनों जंक्शंस पे ही हम रिब्स लगाते हैं और बाद में उन रिब्स को कवर कर देते हैं। कवर करने का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर फिर कोई वाटर इंग्रेशन ना हो पाए, डायरेक्टली रेन से एक्सपोज होकर यहाँ पानी ना इकट्ठा हो पाए, इस वजह से हम इनको क्लोज कर देते हैं बाद में। तो ये बात हो गई हमारे बेसिकली डी सेक्शंस की, जिनको हमने दो कंपोनेंट से मिला के बनाया, एक बॉटम लॉन्जिट्यूडनल बीम और दूसरा टॉप आर्च बीम जो आर्क की शेप में है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है हैंगर्स। तो हैंगर्स भी बेसिकली चार प्लेट्स को जोड़ के बनाए जाते हैं। इसमें से दो प्लेट्स, यानी एक इस साइड की जिस पे रिब्स लगी है और एक इधर जो इस तरफ रिब्स लगी है, ये दोनों प्लेट्स बॉटम कॉर्ड के टॉप में टर्मिनेट हो जाती हैं और ऊपर जाके यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे ये ऊपर जाके यहाँ पे ये टॉप कॉर्ड के बॉटम में टर्मिनेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये दो प्लेट्स ऊपर और नीचे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं और उनको हम ट्रायंगुलर शेप्ड रिब्स की मदद से आपस में वेल्ड कर देते हैं दोनों सरफेसेस पे। बची हुई दो प्लेट्स जो होती हैं, इनकी फ्लेयरिंग होती है और ये फ्लेयरिंग होने के बाद इस तरह की डंबल शेप में बन जाती हैं और ये फ्लेयरिंग होने के बाद टॉप कॉर्ड को और बॉटम कॉर्ड को एक चिमटे की तरह से पकड़ लेती हैं और इनके जो इंटरफेस है वहाँ पर वेल्डिंग कर दी जाती है और वेल्डिंग करके इसको वेल्ड कर दिया जाता है डंबल शेप के हैंगर को टॉप कॉर्ड के साथ और बॉटम कॉर्ड के साथ। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमारा रहता है हैंगर्स का। तो बेसिकली हमने अभी तक तीन चीज़ों को कवर कर लिया, बॉटम लॉन्जिट्यूडनल बीम, टॉप कॉर्ड और डंबल यानी कि एक हैंगर्स। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पे, जो कि होते हैं क्रॉस गर्डर्स। तो दोनों हमारी लॉन्जिट्यूडनल बॉटम बीम जो हैं वो बेसिकली कनेक्टेड रहती हैं आपस में क्रॉस गर्डर्स की मदद से। तो ये जो क्रॉस गर्डर्स रहते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है एंड क्रॉस गर्डर जो कि अगेन हॉलो ट्यूबुलर सेक्शन का होता है, जो कि दोनों एंड्स पे दिए जाते हैं। और दूसरा होता है इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर। ये इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर जो होता है वो बेसिकली आई सेक्शन का होता है। ये बेसिकली आई सेक्शन का होता है। इसको अगर हम इस व्यू में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये ऊपर निकला हुआ रहता है क्योंकि इधर हाइट इसकी ज़्यादा रहती है। ये इस तरीके का बेसिकली आई सेक्शन का इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि दोनों एंड्स पे जो एंड क्रॉस गर्डर्स हैं वो हॉलो ट्यूबुलर सेक्शंस होते हैं और जो बीच वाले हैं ये सारे के सारे आई सेक्शन के होते हैं। तो चूंकि इसमें स्लोप रहता है इसलिए ये बिल्टअप सेक्शंस के ही बन सकते हैं, बेसिकली बिल्टअप आई सेक्शंस के ही बनाए जा सकते हैं क्योंकि हमें इसमें स्लोप देना है। एक तरफ हमारा डेप्थ ज़्यादा रहता है और दूसरी तरफ डेप्थ कम होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि इन इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर की लेंथ सेम नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि जिस जिस लोकेशन पे हैंगर होता है उस लोकेशन पे इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर की लेंथ दोनों तरफ चूंकि प्लेट आती है डंबल शेप की उतनी छोटी हो जाती है। तो इसलिए इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर्स बेसिकली दो लेंथ्स के होते हैं। एक जो हैंगर लोकेशंस पे प्रोवाइड करने हैं वो थोड़ी कम लेंथ के रहते हैं और दूसरे जो कि उसके बीच में यानी कि इंटरमीडिएट लोकेशंस बिटवीन हैंगर्स प्रोवाइड करने हैं उनकी लेंथ्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं कि स्प्लाइसिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि विड्थ ज़्यादा होती है। हमारा जो 2 लेन का गर्डर होता है उसमें करीब 13.5 मीटर हमारी टोटल डेक विड्थ होती है और जो हमारा 3 लेन का गर्डर होता है उसमें टोटल डेक विड्थ 17 मीटर की होती है। तो इतनी बड़ी प्लेटें
जनरली हमें डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करके नहीं मिलती हैं अनलेस हम कोई स्पेशल ऑर्डर ना दें, इसलिए हमने इसमें स्प्लाइसिंग की लोकेशन दी हुई है। अब इस स्प्लाइसिंग में भी ध्यान देने की बात यह है कि इसमें हमने स्टैगरिंग की है कि एक इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर में अगर स्प्लाइसिंग यहाँ पर है तो दूसरे में फिर यहाँ पर, तीसरे में यहाँ पर, चौथे में यहाँ पर, इस तरह से करके हमने स्टैगरिंग करी हुई है। अब इनका जॉइनिंग अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो बेसिकली इनको जब हमें जॉइंट करना होता है तो बेसिकली एक क्लीट एंगल जो है, इस क्लीट एंगल की मदद से हमें इसमें वेल्डिंग करनी होती है, जो कि एक फेस बॉटम लॉन्जिट्यूडनल बीम से कनेक्ट हो जाता है वेल्डिंग से, और दूसरा फेस वेल्डिंग से क्रॉस गर्डर से कनेक्टेड रहता है। इसके अलावा इसके नीचे भी हम इस तरीके से रिब्स देते हैं एडिशनल सपोर्ट के लिए। तो ये रिब्स जो होती हैं ये बेसिकली हमारी एक फेस बॉटम लॉन्जिट्यूडनल बीम पे वेल्डेड है और दूसरी हमारी इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर पे। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट करके इनको हम असेंबल करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम टॉप टाई अरेंजमेंट में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं टॉप टाई अरेंजमेंट बेसिकली के शेप का होता है। तो इसके भी दो कंपोनेंट मेनली हो गए। एक कंपोनेंट हो गया जो हॉरिजॉन्टल रहता है और दूसरा जो होता है वो इंक्लाइंड प्लेन में रहता है। तो जो इंक्लाइंड प्लेन में रहता है इसको बेसिकली सेट करने के लिए काफ़ी एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, क्या लेंथ होगी, किस तरह से जाके मिलेगा। और इसमें भी एक और छोटी सी एक ज़रूरत पड़ती है कि कई बार ये जो लेंथ होती है रिब्स की ये लंबी हो जाती है और उतनी हमें इंटरफेस डंबल की प्लेट के ऊपर नहीं मिलती, तो हमें एडिशनल पैकिंग प्लेट देनी पड़ती है। तो वो एडिशनल पैकिंग प्लेट का अरेंजमेंट भी ड्राइंग्स में एक्यूरेटली दिया हुआ है दोनों केसेस में, चाहे इंक्लाइंड मेंबर के लिए चाहे हॉरिजॉन्टल टॉप टाई मेंबर के लिए। और एक चीज गौर करने की इसमें ये होती है कि जो पहला लॉन्जिट्यूडनल जो पहला टॉप टाई मेंबर होता है बेसिकली वो हमारा जो होता है वो दूसरे हैंगर की लोकेशन पे होता है। तो इस हैंगर की लोकेशन पे जो पहला हम टॉप टाई मेंबर देते हैं वही बेसिकली हमारे गर्डर की मिनिमम हाइट को डिसाइड करता है। यानी कि जो हम कहते हैं कि नेशनल हाईवे के लिए ब्रिज पे हमें 5.5 मीटर का मिनिमम क्लियरेंस चाहिए होता है, तो चेक करने की ड्राइंग में जो इम्पोर्टेंस है वो बेसिकली इसी टॉप टाई लोकेशन पे है कि जहां मेरा पहला टॉप टाई आ रहा है वहां पर मेरा मिनिमम क्लियरेंस फ्रॉम द रोड सरफेस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द रोड सरफेस, वो जो है वो 5.5 मीटर होना चाहिए। अब चूंकि हमारा इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर भी इंक्लाइंड है, मतलब स्लोप में है, तो इसलिए हम इसमें भी मिनिमम क्लियरेंस वाली लोकेशन यानी जहां क्रॉस गर्डर की डेप्थ सबसे ज़्यादा है उस लोकेशन पे मेज़र करके देखेंगे कि वो सब कम से कम 5.5 मीटर होनी चाहिए। तो ये हमारा बेसिक अरेंजमेंट हो गया कि इस तरीके से हम जो है अपना बो स्ट्रिंग गर्डर में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को असेंबल करते हैं। और इसके अलावा इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हमारा जो बो स्ट्रिंग गर्डर होता है इसमें कोई कैम्बर नहीं होता है, इसमें कोई कैम्बर नहीं दिया जाता है। इसमें कैम्बर का जिस तरीके से हम नॉर्मल ओपन वेब गर्डर ट्रस टाइप का जो अरेंजमेंट देते हैं इसमें कोई कैम्बर इस तरीके का नहीं दिया जाता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्शंस के बारे में तो एक्सेप्ट इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर्स जितने भी हमारे सेक्शंस इसमें होते हैं वो हॉलो ट्यूबुलर सेक्शंस होते हैं और बिल्ट अप सेक्शन होते हैं। तो ये सारी बात हो गई हमारी कंपोनेंट्स के बारे में, जनरल अरेंजमेंट के बारे में एंड हाउ दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फीचर और होता है कि जगह जगह पर हम इन हॉलो ट्यूबुलर सेक्शंस में डायफ्राम प्लेट्स देते हैं।
तो उन डायफ्राम प्लेट्स का अरेंजमेंट भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरल लोड को ट्रांसफ़र करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेशली जहाँ पर हैंगर की लोकेशन है, वहाँ पर जो डायफ्राम प्लेट्स दी जाती हैं उनमें। तो अब हम उन उस अरेंजमेंट को भी देख लेते हैं। तो अब हम इन डायफ्राम प्लेट्स के अरेंजमेंट को भी देख सकते हैं। अगर हम बॉटम कॉर्ड को खोल दें और एक सेक्शन को खोल के हम इन डायफ्राम प्लेट्स को दिखाना चाहें, तो इस तरीके से तीन तीन डायफ्राम प्लेट्स हम एक जगह पर देते हैं और उसको तीन साइड से चूंकि हम वेल्ड कर सकते हैं, तो उन तीनों वेल्ड्स को चार में से किन साइड्स पे वेल्ड करना है ये समझना इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्राइंग्स में दे दी गई है। तो बेसिकली जो बॉटम कॉर्ड का सेक्शन है उसके अंदर जो डायफ्राम प्लेट लगेंगी, उसमें टॉप के तीनों जो वेल्ड्स हैं उनको करना है वेल्ड, और जो टॉप कॉर्ड में डायफ्राम प्लेट्स देंगे उसमें जो बॉटम की तीनों फेसेस हैं उनको करना है वेल्ड। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हम अपनी डायफ्राम प्लेट्स में देते हैं, विच कैन बी इजीली सीन हियर। तो ये था ओवरऑल हमारा बो स्ट्रिंग गर्डर के बारे में वीडियो, 3D एनिमेशन वीडियो के माध्यम से, ताकि एक एक कंपोनेंट की जानकारी आपको हो सके और आप इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल अरेंजमेंट को समझ सकें। थैंक यू।